हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस, और क्लास 7th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो यहाँ पर हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को एक्सप्लोर कर रहे थे, उनके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, और काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पर अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे कि एसिड, बेस और सॉल्ट तीनों क्या होते हैं, या एसिड, बेस और जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं वो क्या होते हैं। कैसे हम किसी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में जान सकते हैं इंडिकेटर की मदद से। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर भी हमने पढ़ लिए थे। आज हमें यहाँ से आगे चैप्टर को कंटिन्यू करना है। तो चलिए बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे। एक बार आप देख लीजिए, जो जो टॉपिक हमने पढ़ लिए थे उन्हें रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देख लीजिए। फिर इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ा। इंडिकेटर्स में भी हमने कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स थे और कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर जैसे कि लिटमस, टर्मरिक और चाइना रोज, इनके बारे में बात कर ली थी कि ये कैसे कैसे सॉल्यूशन का नेचर बताएंगे कलर चेंज करके। ठीक है। अ, तो सारे इंडिकेटर को एक एक करके हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। ठीक है। तो लास्ट में हमने देख लिया था यहाँ पर लिटमस, टर्मरिक और चाइना रोज। तो अगर हम देखें तो लिटमस एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर शो करता है, बेसिक में ब्लू, और न्यूट्रल में कोई भी कलर चेंज वो नहीं करता, नो चेंज यहाँ पर आएगा। अगर हम टर्मरिक की बात करते हैं तो एसिडिक में टर्मरिक येलो कलर शो करता है। येलो कलर का मतलब है, देखो होता तो वो येलो कलर का ही है, और एसिड में भी येलो ही कलर शो कर रहा है। तो हम टेक्निकली ये कह सकते हैं कि वो कैसा है, नो चेंज, यानी कि कोई भी चेंज वो शो नहीं कर रहा, क्योंकि जो इंडिकेटर है वो येलो ही कलर का है, और एसिडिक सॉल्यूशन में डाल करके वो येलो ही कलर शो कर रहा है, यानी कि वो कैसा वहां पर क्या हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर एसिडिक सब्सटेंस में और न्यूट्रल सब्सटेंस में होता है नो चेंज, और बेस को ये चेंज कर लेता है रेड में। चाइना रोज की बात करें तो एसिड में ये हो जाता है मजेंटा, और बेस में ग्रीन। ठीक है, और न्यूट्रल में एज यूजुअल नो चेंज। फिर हमने यहाँ पर रेड कैबेज के बारे में भी बात कर ली थी, जैसे यहाँ पे इमेज आपको दिखाई दे रही है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कुछ और एसिड, कुछ हमारे पास मिनरल एसिड्स हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और कुछ और बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनका भी लिटमस, टर्मरिक और चाइना रोज के साथ हमने टेस्ट कर लिया था। क्लियर है? फिर बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम एसिड रेन के बारे में बात कर रहे थे, एक हल्का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। ठीक है। तो एसिड रेन होता क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। द रेन वाटर कंटेनिंग अ हायर लेवल ऑफ एसिड देन नॉर्मल इज कॉल्ड एसिड रेन। यानी कि वर्षा का वो पानी जिसमें एसिड की मात्रा, यानी कि अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे ही हम कहते हैं एसिड रेन। ठीक है। द रेन वाटर becomes acidic when gases like sulfur dioxide, nitrogen dioxide, and carbon dioxide are released into the air as pollutants during the burning of various type of fuel. अब देखो, ये जो पानी है रेन वाटर का, वो एसिडिक बनता कैसे है, किसकी वजह से एसिडिक बनता है? ये एसिडिक बनता है कुछ गैसेस की वजह से, सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन के जो ऑक्साइड होते हैं, जब ये एयर में आते हैं, तो जब ये रेन वाटर के साथ मिलते हैं तो एसिड बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन के ऑक्साइड जो हैं वो आते कैसे हैं, है ना, एयर में आते कैसे हैं, और रेन वाटर के साथ कैसे मिलेंगे जब वो एयर में आएंगे। ठीक है। तो कैसे आते हैं एयर में, देखो बच्चों, जितने भी हमारे फ्यूल्स होते हैं,
जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है। वैसे ही हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल हैं, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, और भी कई सारे फ्यूल्स हैं। तो जब हम इन फ्यूलों को जलाते हैं, इनका कंबशन करते हैं, इनका दहन करते हैं, ये फ्यूल जब जलते हैं, अब देखो व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल डाला जाता है, ठीक है, तो व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं। लकड़ी का उपयोग भी हम कई जगह पर एज अ फ्यूल यूज करते हैं। इसके अलावा कोयला है, इसका उपयोग भी करते हैं हम ईंधन के रूप में। तो इन ईंधनों को जब हम जलाते हैं तो ये सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। फिर ये गैसेस जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं, एयर के साथ मिलते हैं, ठीक है, और रेन वाटर के साथ मिल करके एसिड बना देते हैं। रेन वाटर को कैसा कर देते हैं? एसिडिक कर देते हैं। तो यही कारण होता है एसिड रेन का, ठीक है। दीज गैसेस देन डिसॉल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड रिस्पेक्टिवली एंड मेक्स रेन वाटर एसिडिक। तो यही गैसेस जब, जैसे कि हमने कहा कि एटमॉस्फेयर में जाती हैं, अब गैसेस हैं नीचे तो रहेंगी नहीं, ऊपर की तरफ ही जाएंगी। तो एटमॉस्फेयर में जब ये जाती हैं, ठीक है, एयर के साथ और रेन वाटर के साथ मिल करके सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड जैसे एसिड बनाती हैं और पानी को कैसा कर देती हैं? रेन वाटर को एसिडिक कर देती हैं, जिसे हम एसिड रेन कहते हैं। अब देखा जाए तो जो मेन कारण है ना, मेन कॉज जो है एसिड रेन होने का, वो मेन कॉज क्या है? वो मेन कॉज है पॉल्यूशन। जब पॉल्यूशन हो रहा है, इतनी सारी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये हार्मफुल गैसेस जब रेन वाटर के साथ मिलेंगे तो एसिड बनाएंगी ही, ठीक है। तो इसका मेन कारण क्या है, ये हमें ध्यान रखना है, पॉल्यूशन। ये जो फ्यूल्स हैं, जिन फ्यूल्स को हम जला रहे हैं, ये अलग अलग गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से ये एसिड रेन होती है, ठीक। चलिए, इतना समझ में आया? तो ये 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पर पढ़े हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन द एनवायरमेंट, यानी कि जो हमारा पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, उस पर एसिड रेन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। Acid rain eats up the leaves of the tree which then gradually die. By losing leaves, the trees die. तो acid rain क्या करती है कि जो पेड़ों की जो पत्तियां हैं, उनको पूरा क्या कर लेती है? नष्ट कर देती है। और जब पत्तियां नष्ट हो जाती हैं तो धीरे धीरे जो ट्री है वो भी क्या हो जाती हैं? डाई, पूरे ट्रीज भी डाई हो जाते हैं, ठीक है। एसिड रेन ऑल्सो डैमेजेस क्रॉप प्लांट इन द फील्ड। तो ये क्या करती है? जो खेत खलियान है, उनमें जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उनको भी डैमेज करती है, ठीक। तो पहली चीज देखो, और जो हायर ऑल्टीट्यूड में जो ट्रीज हैं, ठीक है, जो बहुत साल पुराने ट्रीज भी हैं, उन सभी को भी एसिड रेन क्या कर लेती है? डैमेज करती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि देखो एसिड रेन हो किसकी वजह से रही है? पॉल्यूशन की वजह से। अगर पॉल्यूशन नहीं होगा तो एसिड रेन भी नहीं होगी। अब जब एसिड रेन हो रही है तो वो क्या करेगी? और ज्यादा प्लांट्स को क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है। जब और ज्यादा प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करेगी, जितने ज्यादा प्लांट्स डिस्ट्रॉय होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर भी उतना ज्यादा बढ़ने लगेगा, जिससे कि क्या हो सकती है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है, ठीक। चलिए, तो ये 2 पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एसिड रेन makes the water of lake, ponds and river too acidic, due to which fish and other aquatic animals get killed. जैसे कि आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एसिड रेन क्या करती है? जो हमारी वाटर बॉडीज हैं,
उनके पानी को भी क्या बना देती है, बहुत ज्यादा एसिडिक यानी कि अम्लीय बना देती है, जिससे वहां पर रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल हैं, यहाँ तक कि वहां तो प्लांट्स भी रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, तो एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स उनके लिए सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिससे वो क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये भी क्या है, एसिड रेन का एक बैड इम्पैक्ट है। ठीक है, चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो इमेज में जैसे कि आपको दिख भी रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिड रेन डैमेजेस द मेटल स्ट्रक्चर लाइक स्टील ब्रिजेस एंड द सरफेस ऑफ बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स मेड ऑफ स्टोन। तो ये क्या करता है, जो मेटल्स यानी कि धातु के जो स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्टील ब्रिजेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं जो पत्थरों से बनी हुई हैं, संगमरमर से बनी हुई है, उनको भी क्या करता है, डैमेज करता है। इसके अलावा दिस डैमेज कैन बी नोटिस बाय द चेंज इन द कलर ऑफ दीज बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर। अच्छा, ये डैमेज कर रहा है, ये हमें कैसे पता चलता है, जब हम इनके कलर को नोटिस करते हैं, ठीक है, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये बिल्डिंग जो है, स्ट्रक्चर जो है, वो क्या हो रहे हैं, एसिड रेन से डैमेज हो रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये धातु को खराब करता है और पत्थर को भी नष्ट कर देता है। जैसे अगर हम विशेष रूप से देखें तो चूना पत्थर है, संगमरमर है, जिससे ऐतिहासिक स्मारक बनते हैं, जैसे कि हमारे ताजमहल है, ठीक है, और भी इमारतें हैं, मूर्तियां हैं, उनको भी ये नुकसान पहुंचाता है। चलिए इतना क्लियर हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एसिड रेन के बारे में। तो देखो बच्चों, अगर हम थोड़ा और इसे डिस्कस करते हैं, चलिए, तो जैसे अगर हम देखें एसिड रेन हो कैसे रही, ये तो हमें समझ में आ रहा है। अगर हम इस साइकिल को देखते हैं, यहाँ पर ये छोटी सी साइकिल यहाँ पर डिस्कस की गई है। तो इस छोटी सी साइकिल में क्या कहा गया है, देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में ये जो गैसेस हैं, NO2, SO2, ठीक है, CO2, ये गैसेस क्या हो रही हैं, एटमॉस्फेयर में जा रही हैं। फिर वहां पर रेन वाटर के साथ मिलकर के सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड बना रही है। अब ये एसिड जब हमारी पृथ्वी पर गिरती है ना, वर्षा के रूप में, तो उसे कहा जाता है अम्ल वर्षा। अब इसके नुकसान के बारे में हमने बात की कि ये क्या करती है, बहुत ज्यादा डैमेज कॉज करती है। अब देखो डैमेज कैसे कॉज करती है। अब सारे पॉइंट्स तो हमने पढ़ लिए हैं, अब इन पॉइंट्स को एक डायग्राम कहें या एक फ्लो चार्ट कहें या एक ही पॉइंट्स में समझ लेते हैं सारे पॉइंट्स को। ठीक है, वैसे तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं सारे पॉइंट्स। देखो बच्चों, अब जो ये वर्षा हो रही है, ठीक है, अम्ल वर्षा जिसे हम कह रहे हैं, अब जब ये हाई माउंटेन्स पर, ट्रीज पर, प्लांट्स पर गिरती है, तो उनको क्या कर लेती है, डैमेज करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके साथ साथ ये रेन कहाँ पर गिर रही है, हमारी पृथ्वी, हमारी धरा पर, या जो हमारी मृदा है, मृदा के ऊपर गिर रही है, मिट्टी के ऊपर गिर रही है। तो ये क्या करती है, जो सॉयल है, सॉइल यानी कि मिट्टी, तो सॉइल को भी क्या बना देती है, एसिडिक बना देती है। और हम ये भली भांति जानते हैं कि सॉइल अगर ज्यादा एसिडिक हो गई तो वहां पर कोई भी प्लांट या कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं करेगी, नहीं करेगी ना, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी, प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉइल को कि एसिडिटी को कम करना पड़ेगा, है ना, ऐसा ये करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर हम ये बात तो नहीं कर रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा इसे रोकने के लिए, फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि ये क्या क्या इम्पैक्ट डालती है, क्या क्या बैड इम्पैक्ट डालती है हमारे इन्वायरमेंट पे। ठीक है, तो दूसरी चीज, एक तो ये ट्रीज को क्या करती है, डैमेज करती है, दूसरा ये सॉइल को भी क्या कर लेती है, बहुत ज्यादा एसिडिक बना देती है। तीसरा, जो मॉन्यूमेंट्स है,
ठीक है, या बिल्डिंग्स है। जैसे अगर हम ताजमहल की बात करें तो ताजमहल बना हुआ है संगमरमर के पत्थर का, यानी कि मार्बल का। तो मार्बल पर, उस पत्थर पर जब एसिड रेन गिरती है तो वो क्या, उस पत्थर का जो कलर है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, फेड होने लग रहा है। ठीक है, जिसका असर भी हमें वहां पर दिखता है, क्योंकि ताजमहल के आसपास कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां से हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए उस एरिया में एसिड रेन होती है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये है कि ये क्या करता है, जो मॉन्यूमेंट्स है, बिल्डिंग है, जो किसी राष्ट्र की धरोहर होती है, उन्हें भी नुकसान पहुंचाती है एसिड रेन। इसके अलावा अब ये जो रेन का पानी है, ये बह करके जाएगा कहाँ से, नदियों, सॉरी, बह करके जाएगा कहाँ से, नालों से होते हुए, सड़कों से होते हुए कहाँ पर जाता है, जो हमारी वाटर बॉडीज हैं। वाटर बॉडीज जैसे कि लेक है, पॉन्ड है, ठीक है, नदियां हैं, उन सभी में जाता है ये पानी। अब ये एसिडिक वाटर जब हमारी वाटर बॉडीज में जाता है तो वाटर बॉडीज को भी क्या कर लेता है, वहां के वाटर को भी एसिडिक बना देता है। अब जब वो वाटर एसिडिक हो जाएगा तो वहां पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, जो भी एक्वेटिक लाइफ है, वो पूरी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। वहां पर रहने वाले प्लांट्स, एनिमल्स भी किल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि एसिड रेन क्या है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। क्लियर है, तो समझ में आ गया होगा ये पॉइंट कि एसिड रेन हार्मफुल है, तो क्यों है। चलिए, तो इतना समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर के बारे में। अब ये फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर क्या है बच्चों, अब ये फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर क्या है, ये है एक प्रकार का सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक यानी कि जिसे लेबोरेटरी में बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमें नेचुरली मिला है। जैसे हम बात कर रहे थे लिटमस की, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्यों है नेचुरल इंडिकेटर, क्योंकि ये हमें कहाँ से मिलता है, लिटमस हमें कहाँ से मिलता है, लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो नेचुरली अकरिंग है। ठीक है, तो नेचर से हमें मिलता है। वही हल्दी, हल्दी भी हमें नेचर से मिलती है, तो उसका जो इंडिकेटर है वो भी क्या है, नेचुरल। इसके अलावा चाइना रोज है या रेड रोज है, तो इसके एक्सट्रैक्ट से भी हमें इंडिकेटर मिलता है। तो ये भी कहाँ से मिल रहा है, तो नेचुरल ही सारे। लेकिन अगर हम फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर की बात करते हैं, वो कैसा है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है जो which is colorless in acidic solution but turns pink to bright pink as the solution became alkaline or basic। यानी कि ये कैसा है, ये कलरलेस होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, और जैसे ही सॉल्यूशन पिंक या ब्राइट पिंक हो जाता है वैसे ही ये एल्केलाइन एल्कलाइन हो जाता है। यानी कि अगर सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, तो ये कैसा होगा, कलरलेस। और अगर सॉल्यूशन कैसा है, एल्कलाइन या बेसिक है, तो ये कैसा हो जाएगा, पिंक से ब्राइट पिंक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये फिनोल्फथैलीन है कैसा, कलरलेस इन नेचर। कैसे नेचर का है, कलरलेस है। क्लियर हो गया। चलो, तो फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर के बारे में इतना आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों, जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे ये टाइट्रेशन में एंड पॉइंट के लिए इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए। खैर, ये तो हायर क्लासेस की बात है, फिलहाल आपको इतना ही जानना है कि फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर एक इंडिकेटर है, ये आपको जानना है। एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है और बेसिक सॉल्यूशन में पिंक टू ब्राइट पिंक टर्न ये हो जाता है। ठीक है, चलो, जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, अगर सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है, ये कैसा है, कलरलेस दिख रहा है। और अगर सॉल्यूशन कैसा है, एल्केलाइन है, या हम कहें कि कैसा है, अगर सॉल्यूशन बेसिक है, तो ये कैसा हो जाता है, पिंक टू ब्राइट पिंक हो जाता है। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे दिख भी रहा है, जैसे हम यहाँ पे ABCD देखें तो दिख भी रहा है। ठीक है, चलिए, क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस। तो क्या होता है जब एक एसिड को बेस के साथ मिक्स किया जाता है। तो देखो बच्चों, ऐसा नहीं कि एसिड को बेस के साथ मिक्स नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जब एसिड को हम बेस के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होता है, वो शो करता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ इमेज में हो भी रहा है। चलिए, तो when an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। यानी कि दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम एसिड और बेस को मिलाएंगे तो बेस क्या करेगा, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, और एसिड क्या करेगा, बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो जब दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज ही कर रहे हैं तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड and a base is known as neutralization reaction। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलो दूसरी चीज ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यहाँ पर होता क्या है, जब ये रिएक्शन होती है यानी कि एसिड बेस जब मिलते हैं तो यहाँ पर सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं और हीट इवॉल्व होती है। क्या होता है, सॉल्ट वाटर प्रोड्यूस होते हैं विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी कि हीट इवॉल्व होने के साथ साथ सॉल्ट वाटर यहाँ पर बनते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये रहा हमारे पास HCl विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसके साथ हम डाल रहे हैं NaOH। अब NaOH हमने पढ़ा है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अ बेस। तो HCl क्या है, एक एसिड है, और NaOH क्या है, एक बेस है। तो आप देखो, एसिड और बेस जब मिल रहे हैं तो इस प्रोसेस का नाम क्या देंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे बच्चों न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पर बन क्या रहा है, यहाँ पर बन रहा है H2O दैट इज वाटर, और बन रहा है NaCl दैट इज सॉल्ट। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो क्या है, सॉल्ट है। तो हमारे घर में जो सॉल्ट होता है, नमक होता है ना, नमक होता है घर में, बिल्कुल होता है। अगर पूछा जाए ये जो नमक है हमारे घर में, इसका फॉर्मूला क्या है, आप क्या कहेंगे, NaCl। NaCl यानी कि जो कॉमन सॉल्ट। ठीक है, चलिए क्लियर है इतना, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। चलिए, क्लियर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि जब एसिड और बेस एक साथ मिलते हैं तो क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जब एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं यानी कि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट वाटर प्रोड्यूस होता है और साथ में हीट भी इवॉल्व होती है। अगर आप इसके साथ प्लस NaCl प्लस हीट भी लिख देंगे, ठीक है, तो वो भी करेक्ट ही होगा। ठीक है, नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं। व्हेन एन एसिड और अ बेस आर मिक्स्ड, दे रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट। यानी कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर और सॉल्ट बनाते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एन एसिड बेस रिएक्शन और अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक और पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व्ड। हीट यहाँ पर हमेशा प्रोड्यूस होती है और इवॉल्व होती है, एंड दिस रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। तो इससे क्या होता है, रिएक्शन के मिक्सचर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरी चीज हमने कहा कि यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट भी बनता है। ठीक है, अब वो जो सॉल्ट बनता है वो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल नेचर का हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात पता चलेगी कि जो सॉल्ट है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो हमारे घर वाला जो सॉल्ट है, सिर्फ वही सॉल्ट नहीं है, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। ठीक है, अब सॉल्ट का भी नेचर अलग अलग होता है। कुछ सॉल्ट एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ सॉल्ट बेसिक नेचर के होते हैं, और कुछ न्यूट्रल होते हैं। ठीक है,
चलिए देखो, जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा तो वो न्यूट्रल होगा। जहां पर एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बेस वीक होगा तो शायद एसिडिक, तो वहां पर क्या बनेगा? एसिडिक सॉल्ट। जहां पर बेस स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड वीक होगी, वहां पर बेसिक सॉल्ट बनेगा। और जहां पर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ठीक है। दिस डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, BASE, बेस, यूज्ड इन द रिएक्शन। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस हमने यूज किया है। ठीक। चलिए, तो जैसे कि हमने बात की कि सॉल्ट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हो सकता है, जो कि हमने अभी कहा कि अगर हमारा जो एसिड है, जैसे अगर हम इस वाले में बात करें, इस रिएक्शन में, तो हमारा सॉल्ट क्या बना है? NaCl। तो ये सॉल्ट कैसा है? ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बना है। ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बनेगा वो होगा न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है। क्लियर है। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनता है, देखो एसिड स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेस वीक है, तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग वाला ज्यादा डोमिनेट करेगा, यानी कि एक एसिडिक सॉल्ट बनेगा। वहीं अगर बेस हमारे पास स्ट्रॉन्ग है और जो एसिड है वो वीक है, तो क्या बनेगा? देखो, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है तो सॉल्ट जो बनेगा वो बेसिक सॉल्ट होगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट हैज टू पेरेंट्स, एन एसिड एंड अ बेस। सॉल्ट के दो पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स का क्या मतलब है कि सॉल्ट जो है दो चीजों से बनता है, या एसिड, एक एसिड से और बेस से। एसिड और बेस से मिलकर ही सॉल्ट बन रहा है। जैसे हमने रिएक्शन भी देखी कि सॉल्ट बन कैसे रहा है? एसिड और बेस से, है ना। अभी हमने कहा कि हमारे पास तीन तरह के सॉल्ट होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो तीनों बन किससे रहे हैं? एसिड और बेस से ही बन रहे हैं। ये डिपेंड कर रहा है उसके नेचर पर। कैसे डिपेंड कर रहा है कि कहीं पर एसिड स्ट्रांग है, कहीं पर बेस स्ट्रांग है, कहीं पर दोनों ही स्ट्रांग है। ठीक। कहीं पर एसिड वीक है, कहीं पर बेस वीक है। तो इस पे डिपेंड करता है कि सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये डिपेंड कर रहा है उसके दो पेरेंट पर, एसिड पर और बेस पर। जैसे हमने NaCl की बात करी, तो बना कैसे? HCl और NaOH से। ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे सॉल्ट होते हैं बच्चों, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, तो ये किससे बनता है? HCl से और NH4OH से। ऐसे ही और भी कई सारे हमारे पास सॉल्ट होते हैं। ठीक है। देयरफॉर द नेम ऑफ सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ टू पेरेंट्स। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्ट नेम इज डिराइव्ड from the name of base and the second part of salt is derived from the name of acid। तो देखो, फर्स्ट पार्ट कहाँ से डिराइव किया जाता है? बेस से। और सेकेंड पार्ट एसिड से। हेंस द नेम ऑफ सोडियम क्लोराइड कम्स फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ यहाँ से कि जो बेस है, जो उसका जो नाम है सॉल्ट का, तो फर्स्ट पार्ट किसका है? बेस से लिया गया है। और सेकंड पार्ट कहाँ से लिया गया है? एसिड से लिया गया है। इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं? उसके नाम बना लेते हैं। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो एसिड होते हैं सार, यानी कि इनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, सार टेस्ट। वहीं अगर हम बेस की बात करें तो इनका टेस्ट कैसा है? बिटर, बिटर यानी कि कड़वा है। वहीं एसिड की बात करें तो ज्यादातर क्या होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जबकि बेस जो है वो कैसे हैं? इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, अघुलनशील। ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड कर लेते हैं, जबकि ये रेड लिटमस को ब्लू कर लेते हैं। ये चाइना रोज को डार्क पिंक सॉल्यूशन में चेंज कर लेते हैं, जबकि बेस क्या करते हैं? इसे ग्रीन सॉल्यूशन में चेंज कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं एसिड और बेस के बीच में, जो आपको नोट कर लेना है। इसके अलावा हमने सॉल्ट के बारे में भी बात की कि सॉल्ट क्या है, सॉल्ट बनता कैसे है। सॉल्ट के दो पेरेंट हैं,
दो पेरेंट हैं, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोई भी सॉल्ट तभी बन रहा है जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो कब रही है और किसके बीच हो रही है? एसिड और बेस के बीच में हो रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इतना बच्चों। तो बच्चों आज हमने एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में बात की, है ना, और न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में तो बात की, लेकिन ये जो सॉल्ट है उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो क्या है, कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट वाटर बनता है और हीट भी इवॉल्व होती है। ठीक है, अलग अलग तरह के सॉल्ट के बारे में हमने बात की कि कुछ एसिडिक सॉल्ट होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं। क्लियर है? तो चलिए बाकी इस चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।